नमस्कार। यह तथ्य किसी से छुपा हुआ नहीं है कि कोरोना जो महामारी है वह एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र, एक समाज से दूसरे समाज, गांव से दूसरे गांव, महानगरों से गांवों की ओर कैसे तेजी से प्रसार और अपना प्रकोप फैलाई है। अब इसको लेकर कई तरह के विश्लेषण हो रहे हैं, कई तरह के अध्ययन हो रहे हैं जो मीडिया में गाहे बगाहे आते रहते हैं या छपते रहते हैं। आज इसी तरह का एक विश्लेषण मैं अखबार में पढ़ रहा था, तो उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ था कि जैव विविधता में जो कमी आई है या उसकी गुणवत्ता में जो कमी आई है वह इस बीमारी के लिए कई जिम्मेवार कारण में से एक कारण है। तो पढ़ते पढ़ते अचानक मुझे लगा कि वाकई इस पे थोड़ा सा मंथन होना चाहिए, थोड़ी और चिंतन मैंने की और पढ़ाई की इस पे। तो मुझे लगा कि वाकई में ये एक मजबूत कारण है, एक प्रभावी कारण है और इसके कई कारण हो सकते हैं। उसमें से एक कारण यह भी है, और यह कोई हल्का कारण नहीं है, एक बहुत मजबूत कारण है या एक बहुत जो कहते हैं ना कि अनोखा कारण है। तो मुझे लगा क्यों ना इसको लेकर बातचीत की जाए और अपने विचारों से लोगों को भी आग्रह या उनको भी यह बताया जाए कि यह भी एक वजह है। तो सबसे पहले विषय की शुरुआत करने से पहले, विषय में प्रवेश करने से पहले एक बात जो मैं आप लोग से शुरुआत में ही बताना चाहूंगा वह है कि जैव विविधता है क्या। तो जैव विविधता की जो परिभाषा है उसमें यह बातें हैं कि यह बायोटिक और एबायोटिक दोनों तत्वों से बना हुआ है। बायोटिक यानी कि जीवित तत्व, एबायोटिक यानी कि अजीवित तत्व। बायोटिक में तमाम जीवित तत्व आते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूं, पेड़ हैं, पौधे हैं, जीव हैं, जंगली जीव हैं, कीड़े मकोड़े हैं और हम मनुष्य, ये सारे हम लोग जैविक तत्व हैं जो कि जीवित हैं, सांस लेते हैं, अपने लिए खाना बनाते हैं जिसमें पेड़ पौधे आते हैं और हम लोग जो पेड़ पौधे पर निर्भर है अपने खाने पीने के लिए। तो ये पूरा जो है यह जैविक तत्व है, बायोटिक तत्व। अब एबायोटिक तत्व में वह तमाम प्राकृतिक चीजें हैं जिसमें तापमान है, प्रेशर है, पानी है, हवा है, मिट्टी है। साथ ही साथ वे तत्व भी इसमें आते हैं अजैविक तत्व में जो हम लोगों ने रच बस रखा है, जिसमें कार है, बाइक्स है, हमारे सुख सुविधा के तमाम जो संसाधन है, फ्रिज, टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, ये सारे अजैविक तत्व में आते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म नहीं है, जो श्वास नहीं लेते हैं, जिनको हम लोग ठोस कहते हैं या द्रव्य हो सकते हैं। ये तमाम जो अजैविक तत्व हैं और बायोडायवर्सिटी में दोनों का समतुलन होना बहुत जरूरी है। यानी कि अजैविक भी ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत है, जैविक भी ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत है। और इसके संतुलन का पूरा जो भार है, पूरा जो कहते हैं दारोमदार है, वह प्रकृति के ऊपर है। प्रकृति के ऊपर यानी प्रकृति निर्धारक होती है, प्रकृति नियंता होती है और प्रकृति ही निर्णय लेती है। लेकिन हम मनुष्य भी प्रकृति का अंग है। मनुष्य यानी कि बायोडायवर्सिटी में हम भी आते हैं और यह जैव विविधता का एक प्रमुख घटक या प्रमुख जो भाग है वह मनुष्य भी है। और हम मनुष्य इसके बहुत ही जिम्मेवार, बहुत ही समझदार, बहुत ही दिमाग वाले भाग्य हैं। तो हम लोगों ने कई अपने कृत्यों की वजह से इसकी जो गुणवत्ता है बायोडायवर्सिटी की, उसकी कमी की है। तो थोड़ा गुणवत्ता को भी समझ ले। गुणवत्ता का सीधा सीधा यह आशय है कि किसी एक विशेष वर्ग क्षेत्र में, चाहे 1 किलोमीटर का रेंज ले, 1 मीटर ले या 100 किलोमीटर का रेंज ले, जो भी आप इकाई क्षेत्र लेते हैं, उसमें जितने ज्यादा जीवों की संख्या होगी, जीवों की विविधता होगी, वह उतनी अच्छा है बायोडायवर्सिटी के नजरिए से। यानी कि अगर किसी 1 किलोमीटर क्षेत्र में मनुष्य भी है और कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, हाथी भी है, घोड़ा भी है, जितने ज्यादा जीव हैं वह अच्छा है। चाहे कीड़े मकोड़े में छोटे छोटे जीव जो हैं वह जितने ज्यादा हैं उतने अच्छे हैं। पेड़ों की संख्या जितनी ज्यादा है, आम भी है, बबूर भी है और उसके अलावा आप ले लें तो ताड़ भी है, खजूर भी है, या छोटे छोटे खेती वाले पेड़ ले लें, हर्ब्स भी हैं, सर्ब्स भी हैं, तो उतना चाहिए। यानी जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी गुणवत्ता मानी जाएगी। तो यह था बायोडायवर्सिटी का गुणात्मक पक्ष कि इसके गुण कितने, और जितने कम होंगे, अगर इसका विपरीत हम समझे तो उतना अच्छा नहीं है। यानी कि जितने कम पेड़ों की प्रकार होगी या पेड़ों की संख्या होगी, दोनों प्रकार और संख्या दोनों मायने रखता है। तो या तो संख्या और प्रकार जितने कम होंगे उतना
अच्छा नहीं है बायोडायवर्सिटी के लिए। इसीलिए बायोडायवर्सिटी में किसी जंगल का इलाका बहुत अच्छा माना जाता है, वो काफी रिच होता है और हम मनुष्य एक इकाई है इसमें। ऐसा मत समझिए कि अगर मनुष्य वहां नहीं है तो बायोडायवर्सिटी नहीं है, मनुष्य के अलावा भी बहुत सारे जीव हैं। तो किसी जंगल का वह क्षेत्र जहां पानी भी है, पेड़ भी है, वहां बायोडायवर्सिटी काफी रिच माना जाता है, क्योंकि वहां पे जीवों की संख्या अधिक है और जीवों में पेड़ पौधों की संख्या बहुत है और पानी में रहने वाले भी जीव हैं, यानी जीवों के प्रकार भी बहुत तरह, पानी में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले जीव, तमाम तरह के जीव वहां पे देखने, इसलिए बायोडायवर्सिटी रिच इलाका माना जाता है वहां। अब हम लोग अपने विषय में प्रवेश करते हैं कि कोरोना महामारी को कैसे यह बायोडायवर्सिटी रोक सकता है या कैसे उसमें निर्णायक भूमिका इसकी है, इस पे हम आप चर्चा करते हैं। तो इस विषय में सबसे पहले यह है कि बायोडायवर्सिटी के कारण जो कोरोना का रफ्तार है या कोरोना का प्रकोप है वह रुक सकता था या रुक सकता है। आप एक अध्ययन में देखिए कि जो जगह पहाड़ों पर है या चारों तरफ से वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र में है, क्या वहां तक यह महामारी पहुंची है या वहां इसका जो प्रकोप है क्या इसी तरह से? आप देखिए कि इसका ज्यादातर प्रकोप जो है वह महानगरों में स्थित है। महानगरों में लोग जो है वह ज्यादा हताहत हो रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा है कि महानगरों में जो बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता है, वह कमजोर है और वह एक कारण है कि महानगरों में यह प्रकोप ज्यादा फैला है इस बीमारी का, वहां लोग ज्यादा हताहत हुए। और मैं आपको यह भी बता दूं कि बायोडायवर्सिटी कैसे किसी बीमारी के रफ्तार को थामता है या उसको रोकता है। प्रकृति में एक खास गुण यह होता है पेड़ पौधे में कि वह बीमारी को ना सिर्फ न्यूट्रलाइज करती है, बस को अवशोषित करके उसका गुण परिवर्तन कर देती है। जैसे कि अभी हम लोग को सीधे सीधे निर्देश दिया जाता है घरों में रहिए, घरों में रहने, यानी कि ये जो एबायोटिक है, हमारा दीवार है, हमारे जो बाउंड्री है, यह रोक देंगे और वो जो बीमारी के जो कीटाणु हैं, बीमारियों के जो वायरस है, वह हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो जो दीवार है वह रोक तो देता है लेकिन न्यूट्रलाइज नहीं करता। वह रोके हुए वो वायरस मर जाए तो ठीक है, उसका रूप परिवर्तित नहीं कर पाता है। जबकि पेड़ पौधे जो हैं, जैसे हम लोग उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं क्योंकि हम लोग जैविक तत्व हैं, एक जैविक ही जैविक को करता है। तो उसी तरह से पेड़ भी है, वह उस वायरस को लेकर उसके रूप परिवर्तित कर सकता है, उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो जितना ज्यादा बायोडायवर्सिटी रिच रहेगा उतने ज्यादा इसका प्रसार नहीं हो पाएगा, बीमारी को रोक देगा और उस वायरस को टकराने पड़ेंगे उतने जैविक विविधता से टकरा कर ही वह मनुष्य तक पहुंच पाएगा, क्योंकि मनुष्य ही इससे हताहत होने वाले अभी तक जो चिन्हित है वह मनुष्य ही है। तो जैविक जो विविधता है इस बीमारी के रफ्तार को रोकने में और इसके प्रचार प्रसार, इसके प्रकोप, इसके परिणाम को थामने में काफी मददगार है। और इसलिए बायोडायवर्सिटी का होना और उसके गुणात्मक जो कहते हैं ना क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। अगर दूसरे कारण जो महत्वपूर्ण है उस पर बात करें तो बायोडायवर्सिटी की कमी के कारण हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह भी कमी है, यानी वह भी गिरी है। देखिए ज्यादातर इसमें जो हताहत होने वाले लोग हैं, जैसा कि मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि महानगरों में ज्यादातर मौतें हुई हैं, ज्यादातर लोग हताहत हुए हैं। उसका यह कारण है कि हमने महानगरों की जो गुणवत्ता है, हवा की गुणवत्ता, पानी की गुणवत्ता, आसपास वातावरण की गुणवत्ता, सब में कमी की है। हमारी वजह से सब में कमी हुई है और इसका यह परिणाम है कि हमारी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वह कम गई है। अच्छी बात है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिम में जाकर या शारीरिक व्यायाम से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसे जगह पे है जहां पे जैविक विविधता बहुत ज्यादा है, पेड़ पौधे बहुत हैं, हरियाली बहुत है, हवा की गुणवत्ता अच्छी है, पानी की गुणवत्ता अच्छी है, यानी कि बायोटिक और एबायोटिक दोनों चीजों की गुणवत्ता अच्छी है, तो वहां पर जो व्यक्ति होगा उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राकृतिक रूप से अच्छा होगा, बिना कोई विशेष व्यायाम या विशेष प्रकार का कोई व्यंजन खाए पिए, वह नेचुरली फिट होगा। और इसका आप उदाहरण देख सकते हैं जो पहाड़ों पर कम्युनिटी रह रहे हैं, जो जंगलों में कम्युनिटी है, या जो ऐसे जगह पे कम्युनिटी है जहां पे बहुत वातावरण ठीक है, जहां बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही तत्व काफी अच्छे हैं, वहां पर ये आप देख सकते हैं। तो एक तो ये वजह हुई कि इम्यूनिटी का गिरना, हताहत या लोगों को मौत के काल में
या मौत के गाल में समाने का एक वजह यह भी बना कि लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता थी वह पहले से कमजोर थी। बस उसे एक फूंक मारना था और यह बीमारी ने वह दिखा दिया कि वाकई में आप कमजोर हैं, आपको काम करने की जरूरत है अपने शारीरिक क्षमता या अपनी मजबूती पर। तो यह था दूसरा कारण। अगर हम तीसरे कारण की बात करें, तीसरे कारण में यह आता है कि एक बार आप बीमार पड़ गए, आपकी इम्यूनिटी कम है, आप बीमार पड़ गए, अब दूसरा जो स्टेज है कि हम कितना जल्दी रिकवर कर जाएं। तो अगर जहां पे बायोडायवर्सिटी है, जहां पे पेड़ पौधे हैं, जहां की हवा अच्छी है, जहां की पानी अच्छी है, जहां की मिट्टी की खुशबू अच्छी है, वहां पे रिकवरी रेट अच्छा है। आपको पता होगा नेचुरोपैथी एक इलाज है जिसमें प्राकृतिक रूप से जो मरीज हैं, जो हताहत लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उसका इलाज किया जाता है। यानी प्रकृति में इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है कि वह खुद इलाज कर देती है। तो रिकवरी रेट, जो इंसान जल्दी रिकवर हो सकता था, स्पीडी रिकवरी हो सकता था, वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि प्राकृतिक जो गुण मिल सकते थे, जो हीलिंग हो सकती थी, वो नहीं हो पा रही है। और देखिए कि डॉक्टर अक्सर बोलता है कि आप किसी हिल स्टेशन पे चले जाएंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, यानी कि आपको अच्छी हवा, अच्छी पानी मिलेगी, थोड़ा माइंड का ऑरा जो है वो बदलेगा और आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। तो ये कारण है कि प्राकृतिक जो रिकवरी रेट है, और जो रिकवरी रेट में मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग रिकवर करें वह नहीं हो पा रहा, जल्दी रिकवर करें, स्पीडी रिकवर करें, वह नहीं हो पा रहा है। तो इसके भी वजह जो जैविक विविधता है, जिसमें हम लोग गुणात्मक कमी किए हैं, वह एक वजह है। और अगर तीसरे पॉइंट या तीसरे बिंदु की हम बात करें तो वह इंपॉर्टेंट है कि जो हीलिंग प्रोसेस है, हीलिंग प्रोसेस यानी कि अगर हम रिकवर किए हैं तो उसमें कितना क्वालिटी रिकवरी है। क्या हमारा फिर से जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, जो शारीरिक क्षमता है, पहले जैसी हो पाई या उससे भी अच्छी हो पाई है, या हम कमजोरी के रूप में ठीक तो हो गए लेकिन अभी भी हमें किसी न किसी प्रकार से हमारी शिकायत बनी हुई है कि अभी हमारे अंदर ये कमी है, वो कमी है। और तमाम न्यूज़ आर्टिकल या ऐसे समाचार साधनों को पढ़ने के बाद ये लगता है कि इस रोग से निजात पाने के बाद भी लोग कई तरह के समस्याओं में घिरे हुए, यानी जो हीलिंग हुई है वो अच्छी तरह से नहीं हुई है। और हीलिंग के लिए दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो दो गुण हैं, एक आंतरिक पक्ष होता है, एक बाह्य पक्ष होता है। आंतरिक पक्ष में हीलिंग में यह होता है कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है खुद को हील करने की, और बाह्य पक्ष होता है जो डॉक्टर में मेडिसिन है, उपचार है, आसपास के सगे संबंधियों द्वारा जो आपको आशीर्वाद दिया जाता है या आपके लिए अच्छा अच्छा बोला जाता है, वो हीलिंग का एक जरिया हो सकता है। और एक और बाह्य पक्ष है, प्राकृतिक पक्ष है, यानी आप एक ऐसे जगह पे हैं जहां पे हवा, पानी, जहां की आबो हवा सब शुद्ध है, अच्छी है, तो आपकी जो हीलिंग है वह बहुत ही अच्छी गुणात्मक हीलिंग हो सकती है। लेकिन जो शहरों की बायोडायवर्सिटी है या जैव विविधता है, वो पहले से ही ह्रास पर है, पहले से ही उसमें काफी ऋणात्मक या कह लें कि नकारात्मक परिवर्तन या नकारात्मक स्तर पर है। तो वह जो हीलिंग है इंसान में, वह पूरा प्रचुरता के साथ या पूरा अच्छी क्वालिटी का नहीं हो पाया है, और अभी भी रोग से ठीक होने के बाद लोगों को कई तरह की समस्या या शिकायतें बनी रहती हैं। तो क्वालिटी हीलिंग जो होनी चाहिए, गुणात्मक जो शरीर की फिर से वह वापस ऊर्जा प्राप्त करने की जो क्षमता है, जो स्तर है, वह नहीं हो पा रहा या वह लंबा खींच रहा है। तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं जो जैविक विविधता है उसमें जो ह्रास आई है या उसमें जो गुणात्मक बदलाव हुए हैं, वह भी एक वजह है। अगर हम अगले वजह की बात करें तो प्रकृति में इतनी क्षमता होती है कि वह जब भी कुछ नकारात्मक पैदा करता है तो उसके साथ सकारात्मक भी पैदा करता है, यानी प्रकृतिक चेक और बैलेंस का ही स्वरूप है। और मैं यह बहुत स्पष्ट बताना चाहूंगा कि हम मनुष्य जो हैं वह प्रकृति के ही अंग हैं, और प्रकृति का एक अवयव, एक घटक में हम मनुष्य भी आते हैं। तो जो चेक और बैलेंस, जैसे कि आप हमारे बोलचाल में ले लें, हमारे व्यवहार में ले लें, हम जैसे ही कुछ हमें लगता है कि कुछ गलत किए तो हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा जो नेचुरल बैलेंस है वो बराबर रहे। हम अगर झूठ बोलते हैं तो सत्य भी बोलते हैं, हम अगर पाप करते हैं तो पुण्य भी करते हैं, हम अगर गोरे को देखते हैं तो हम काले को भी देखते हैं, यानी प्रकृति ने सब बैलेंस करके भेजा है।
लेकिन अगर हम अक्सर बिगाड़ते रहें, प्रकृति का ही बैलेंस अगर बिगाड़ दें, तो फिर वह भी तो लाचार हो जाती है कहीं ना कहीं, किसी न किसी बिंदु पे। तो जो कोरोना जहां से जन्म लिया, भले ही वो मानवीय कारण हो या प्राकृतिक कारण हो, कई अध्ययनों में बताया जाता है चमगादड़ से ये आया, कई लोग कहते हैं कि ये लैब में तैयार किया गया। बहरहाल कारण जो भी हो, प्रकृति के ही अवयव है, मनुष्य भी प्रकृति के अवयव है। तो जब वहां से ये वायरस निकला, कहीं से भी, चमगादड़ से या कोई मनुष्य ने बनाया हो, तो प्रकृति में इतनी ताकत है कि वह इसके बरक्स, इसके पैरेलल कुछ खड़ा कर दे जो इसको रोके। जैसे कि सुनामी समुद्र में आता है तो तटीय इलाकों में बड़े बड़े पेड़ होते हैं और वह उसके प्रकोप को रोक देते हैं। तो एक तरफ कारण होता है तो एक तरफ निवारण भी प्रकृति देता है। तो इसके निवारण में हम नहीं देख पा रहे हैं, प्रकृति को उस तरह से मजबूत पक्ष के रूप में नहीं देख पा रहे हैं, और इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। इसलिए क्योंकि प्रकृति को हम लोग अपने कंट्रोल में ले लिए हैं, तो अब हमें मेहनत भी खुद करना पड़ रहा है। प्रकृति के लिए हमने कुछ छोड़ा ही नहीं, सब कुछ हम ही निर्णय लेने लगे हैं, तो उसका असर दिख रहा है। यानी हमें ही प्रकृति का रोल करना पड़ रहा है। इतने सारे प्रिकॉशन, इतनी सारी दवाएं, इतने सारे ट्रीटमेंट, इतनी सारा इलाज, इतना सारा तामझाम, वह इसलिए क्योंकि प्रकृति को हमने पहले से कमजोर कर रखा है। हमने प्रकृति को कभी महत्व नहीं दिया और आज उसका परिणाम हम खुद देख रहे हैं। तो चेक और बैलेंस जो प्रकृति का है, जो बैलेंस बनाने की क्षमता है, वह कहीं ना कहीं हमने हिला दिया है या उस बिंदु को छेड़ दिया है, और जिसका परिणाम हमें ही झेलना पड़ रहा है कि नकारात्मक जब हो रहा है तो होते ही चला जा रहा है, वह कहीं विराम नहीं लग रहा, कहीं फुल स्टॉप, कामा, डॉट ये नहीं आ रहा है। तो यह भी एक कारण है कि जैव विविधता में जो कमी आई है उसका सीधा सीधा असर है कि इस बीमारी को थामने में, रफ्तार में, रोकने में, इसके ह्रास में प्रकृति हाथ खड़े की हुई है और हमें ही सब कुछ करना पड़ रहा है। उसके बाद एक बड़ी वजह है जो जैव विविधता से निकल कर आती है कि जहां पे जितना अच्छा गुणात्मक जैव विविधता होता है, यानी आप पार्क में चले जाएं, थोड़ी देर के लिए बैठे तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपकी जो मूड है, ऑरा है, आपकी सोच है, बहुत सकारात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। आप वैसे जगह पे हैं जहां पे खूब अच्छे अच्छे पेड़ हैं, खूब बड़े बड़े पेड़ हैं, आप थोड़ी देर के लिए जंगल में जाएं, पहाड़ों पे जाएं, तो आपकी बहुत अच्छी अच्छी सोच आती है। आप रचनात्मक काम में संलग्न हो पाते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ बोलते हैं, और आपका मूड अच्छा होता है, आपका ऑरा अच्छा होता है। और मूड अच्छा होता है तो उसका शरीर पे भी असर होता है। आपकी जो लड़ने की क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वह अच्छी होती है। आप विपरीत से विपरीत परिस्थिति में आप धैर्य बनाए रखते हैं। और ये जैव विविधता में जो कमी आई है महानगरों में या शहरों में, छोटे शहरों में, हर जगह पे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हुई है, हवाओं को नुकसान पहुंचा गया है, पॉल्यूशन हुआ है, मिट्टी की उर्वरता कमी है, जल की जो गुणवत्ता है वह नीचे आई है। तो इसका असर हमारे माइंडसेट, हमारे ऑरा, हमारी ह्यूमैनिटी पे भी पड़ा है। हम तुरंत नर्वस हो जाते हैं, तुरंत चिड़चिड़ापन में आ जाते हैं, हम चीजों का डटकर मुकाबला न करते हुए भागने में बिलीव करते हैं या छिपने में बिलीव करते हैं। तो एक बार कोई आदमी या कोई व्यक्ति इससे ग्रसित हो रहा है तो इतना नकारात्मक हो जा रहा है, मैं दोस्तों से बात करता हूं या कहीं सुनता हूं, इतनी नकारात्मकता, मतलब लग रहा है कि अब इसके बाद दुनिया बचेगी नहीं। तो इतनी नकारात्मकता का वजह भी जैव विविधता में कमी है। अगर ये समाज, अगर ये देश, अगर हमारे महानगर जैव विविध होते हैं तो इतनी नकारात्मकता ना होती। प्रकृति हमें कहीं ना कहीं से हमारे अंदर सात्विकता या हमारे अंदर उन गुणों का संचार या सृजन ज्यादा करता जो हमारे को लड़ने के लिए प्रेरित करता और हमें सकारात्मक बनाए रखता, हमें कमजोरी का एहसास ना कराते हुए हमें हमारी मजबूती का एहसास करवाता। तो यह जैव विविधता की कमी है या उसकी गुणात्मक परिवर्तन की वजह है कि हमें यह सब चीज का दंश झेलना पड़ रहा है। इस महामारी के विकराल रूप या विकराल चरित्र से हमारा आमना सामना हुआ है और हम कर रहे हैं और हम अभी बेचारगी की स्थिति में बने हुए हैं। लेकिन इसमें बदलाव हो सकता है अगर हम प्रकृति को फिर से उसकी ताकत लौटाएं और प्रकृति का इज्जत करें, सम्मान करें और हमसे जहां तक बन पड़ता है प्रकृति को नुकसान तो ना ही करें, चाहे वो हवा हो, पानी हो, मिट्टी हो, आसपास है। और प्रकृति में इंसान भी आता है, यानी किसी दूसरे के प्रति, इंसान के प्रति वैमनस्यता का भावना ना रखें, तिरस्कार का भावना ना रखें, आदर की भावना रखें, सत्कार की भावना रखें। तो ये पूरा जो विषय था वह जैव विविधता पे था और उम्मीद है मुझे कि आप जैव विविधता का आदर भी करेंगे और उसका सम्मान भी करेंगे और आपसे जहां भी बन पाएगा छोटे से छोटे उपाय भी आप जरूर करेंगे। तो इस सारे विषय के साथ, इन सारी बातों के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।